जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस और बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य अध्ययन अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को भी देख रहे हैं। तो चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप पिक्चर देख रहे होंगे। इस महान व्यक्ति के विषय में आप लोग जितना कुछ भी जानते हैं, इनकी जो भी उपलब्धियां हैं, इनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इनसे एक वर्तमान में ही करंट अफेयर बना है उसके विषय में भी ज़रूर लिखें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यह संवैधानिक अधिकार है। अगर बात करें मतदान की तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा तथा विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और अनुच्छेद 326 के अंतर्गत ही हम लोग मत देते हैं। अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा कुमार संभवन जैसे नाटक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अन्य नाटकों की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार और विक्रमोवंशियम, ये सभी कालिदास के ही द्वारा रचित किए गए हैं। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है। तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है? तो भारत। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पादन में अग्रणी देश तो ये होगा हमारा चीन। अगला प्रश्न, बेलाडीला लोअयस्क खान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। अगर पूछा जाए डिगबोई या सुरमा घाटी पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो ये होगा असम में। फिर आपसे पूछा जाए क्योंझर मयूरभंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोअयस्क के लिए और यह अवस्थित है उड़ीसा में। जादूगोरा जो कि झारखंड में अवस्थित है, यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए खेतरी तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यह अवस्थित है राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह अवस्थित है देहरादून में। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ODOPD एक नवाचार है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है स्वास्थ्य से। OPD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इसमें देख रेख और जांच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती है। यह एक हॉस्पिटल का एक पार्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एड्स कौन सा कारक के कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के कारण। कुछ महत्वपूर्ण रोगों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे वायरस से होने वाला रोग है चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकुनगुनिया और कंजक्टिवाइटिस। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग होता है। अगर हम लोग प्रोटोजोआ से बात करें तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार। और वही अगर फफूंदी से बात करें तो गंजापन, एसिड फुट, दाद, खाज और दम्मा होता है। इन सब का ट्रिक मैंने एक वीडियो बना के रख दिया है, जाकर आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो अतुल्य भारत अभियान का संबंध है पर्यटन से। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। राफेल क्या है? तो राफेल एक लड़ाकू विमान है। इसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। यह हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है और इसे फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है अमेरिका से।
पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में प्रारंभ किया गया था और यह अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, इसरो के संदर्भ में यूनाटी क्या है? तो यह एक नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। हम लोग प्रोटेम स्पीकर उसे कहते हैं जब लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भूकंप के शक्ति के परिमाण को किस में मापा जाता है? तो भूकंप के शक्ति के परिमाण को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता और अवधि मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है, तो सिस्मोग्राफ। और भूकंप को किस में मापा जाता है, तो किस पैमाने पर? तो रिएक्टर स्केल पर। अगर ये पूछा जाए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। आप ये तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंबाला क्या है? तो कंबाला कर्नाटक में भैंसों को दौड़ाने वाली एक दौड़ है जिसे हम लोग कंबाला कहते हैं, जिसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। उसी प्रकार तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जिसे हम लोग जल्लू कट्टू कहते हैं, जो कि पोंगल त्यौहार पर यह आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगर हम लोग विस्तार से देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा NaHCO3, जिसका प्रयोग हम लोग अग्निशमन में अर्थात आग बुझाने के काम में भी सोडियम बाइकार्बोनेट काम आता है, बेकरी उद्योग में काम आता है एवं प्रतिकारक के रूप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का काम आता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि बाई ही खाना बनाती है, इसलिए इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। इसका उपयोग कांच ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में एवं धोवन सोडा के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से सोडियम थायोसल्फेट को, जिसको हम लोग हाइपो बोलते हैं, इसका उपयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है। अर्थात जब हम लोग फोटो खींचते हैं उसमें नेगेटिव जो होता है उसमें फोटो को अस्थायी रूप से रखने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क स्वर्ण मुद्रा था। उसी प्रकार से शतमान भी एक मुद्रा था। निष्क और शतमान मुद्रा की दो इकाइयाँ थी, जिसमें से निष्क क्या था? तो ये एक स्वर्ण मुद्रा था। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कौन सा इससे संबंधित रोग होता है? तो यह हड्डी संबंधित रोग होता है। उसी प्रकार से अगर पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिससे बच्चों का होठ ब्लू हो जाता है। उसी तरह से पारायुक्त पानी पीने से मिनी माता रोग होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? तो डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच है, जिसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। अगर हम लोग विस्तार से बात करें तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा आप लोग, रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया था। और इसी के साथ 26 जनवरी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। अगला प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो यह मिला है आपको 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एवं जम्मू दोनों है और लद्दाख की राजधानी लेह है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। उसी तरह से विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। बराक 8
मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? तो यह इजराइल से मिला है। कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक, याद रखिएगा, न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह होगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे गहरा स्थल है आपका मृत सागर, और याद रखिएगा यह जॉर्डन और इजराइल के बीच अवस्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि घास को कीड़ा खा रहा है, कीड़ा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह घास से सांप की ओर हो रहा है, ना कि सांप से घास की ओर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ होती है? तो यह प्रारंभ होती है कार्तिक पूर्णिमा से। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, तो याद रखिएगा सोनपुर मेला। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य कि 1803 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का एक बड़ा अस्तबल भी लगाया था। अगला प्रश्न, कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिनका संबंध आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि राजनीतिक शास्त्र से है। किस क्रांतिकारी ने कहा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? शीर्षक से लेख लिखा था, तो ये हो गए भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की थी? तो ह्यूस्टन में। किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध पाया जाता है? तो पाया जाता सुंदरवन में, और रॉयल बंगाल टाइगर भी सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूरी तय कर की थी। और याद रखिएगा ये लगभग 24 दिनों तक चला था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसलिए इसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। और याद रखिएगा 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और इसी समझौते को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक वास्तविक मीन है अर्थात वास्तविक मछली है? तो कुत्ता मीन। ये नाम से आपको लग रहा है कि किसी प्रकार के कुत्ता का नाम है, लेकिन यह एक प्रकार की मछली होती है जिसे हम लोग डॉग फिश कहते हैं। हिंद स्वराज के लेखक, तो हिंद स्वराज के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकों की बात करें तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी महात्मा गांधी के पुस्तक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो यह संबंधित है बिहार से। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है PT उषा, जिसे हम लोग उड़न परी के भी नाम से जानते हैं। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा KE बराबर होता है 1/2 mv²। अगर v जहाँ होता है वेग, अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका 4 गुना। तो किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो यह अवस्थित है न्यूयॉर्क में। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पर बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसके अगर हम लोग संस्थापक देश की बात करें तो कुल मिला के 50 + 1 51 थे। बाद में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, इसलिए संस्थापक सदस्य पूछा जाए तो 51 होंगे। मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप अवस्थित है। वर्तमान में अगर सदस्य संख्या पूछा जाए तो 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा स्थापित करना। कार्यकारी भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे और वर्तमान में महासचिव इसके हैं एंटोनियो गुतेरेस। और कुल सदस्य संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं? तो 15। अस्थायी 5 है और अस्थायी 10 है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। 100 से स्वास्थ्य और 100 से 7। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपका मेघालय। पूछा जाए जीवित जड़ पुल कहाँ है? तो मेघालय में। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर टी नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिससे जीवित जड़ पुल का निर्माण हो जाता है और स्थानीय भाषा में लोग इसे जिंग कैंग इरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1896 में फिंसबरी से चुनाव जीता था। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो यह उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यहाँ विटामिन पूछा है तो विटामिन होगा के। अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाता है तो होता फाइब्रोनोजिन। काजिंद 2019 क्या है? तो एक प्रकार की यह युद्ध अभ्यास है। कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? यह ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित क्या है? आपका अरावली की पहाड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कछुआ के लिए। चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की, और एक कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की। किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो डायबिटीज जब होता है तो रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो आरंभ किया था सारनाथ ऋषि पत्तनम से। अगर गौतम बुद्ध के विषय में बात करें तो गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि, और उनको ज्ञान प्राप्त पीपल या बोधि वृक्ष के निकट फल्गु नदी के किनारे हुआ था। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसकी घटना कहलाती है धर्मचक्र परिवर्तन। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो डेसिबल में व्यक्त की जाती है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। यह एक बंदरगाह था। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। भारत के किस संगठन को सर्वधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो नीति आयोग को। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को। अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि प्लासी युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें
सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने धोखाधड़ी दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। याद रखिएगा, पलासी भागीरथी की नदी के किनारे स्थित है। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व का विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नई रोशनी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली करने के जिम्मेदार कौन था? तो यह था समाहर्ता। दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो वेग और चाल के मात्रक समान होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी प्रकार से आवेग और संवेग के भी मात्रक समान होते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो याद रखिएगा 0 होता है, 0 होता है। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था, याद रखिएगा, शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 का 1 में दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, उनका पालन पोषण कर सकता है और उनके प्रशासन का भी दायित्व उन्हीं पर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 में धन विधेयक का वर्णन है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। CO2 में कार्बन की संकरण क्या होती है? तो याद रखिएगा sp2 होती है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उस क्रिया क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसके खोजकर्ता अल्बर्ट आइंस्टीन थे। नोवलजीन क्या है? तो नोवलजीन एक प्रकार का पीड़ाहारी है, दर्द नाशक है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में संकलित है उसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। अगर हम लोग स्वामी दयानंद पे बात करें तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। उन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। और इनका मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर। 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में। वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो याद रखिएगा, मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो यह की गई है मधेपुरा में। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, याद रखिएगा, द्रव्यमान को आधा और चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए तो याद रखिएगा ये कितनी हो जाएगी? तो यह दोगुनी हो जाएगी। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो याद रखिएगा, औसत उत्पाद के बराबर। टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार खेतरी भी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, खेतरी भी तांबा या कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। चंद्रमा के डार्क साइड, जिसे हम लोग शांति का सागर भी कहते हैं, जहां पर धूल का मैदान अवस्थित है, पर उतरने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो याद रखिएगा, चीन का चांग-ई 4 था। अंतरिक्ष में दूरस्थ मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? तो याद रखिएगा, ये दूरदर्शी यंत्र है। ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 एवं NO2 के कारण होती है। रुधिर में क्या होते हैं? तो रुधिर में प्लेटलेट्स होते हैं। अगर हम लोग विस्तार से जानने की बात करें तो रुधिर में 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स होती है। अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो याद रखिएगा, जल होता है 90 से 92%। और
अतिरिक्त में प्रोटीन, लवण एवं ग्लूकोज होते हैं। और अगर हम लोग ब्लड सेल की बात करें तो इसमें लाल रक्त कणिकाएँ होती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है और बिंबाणु होते हैं। तो लाल रक्त कण को हम लोग रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त कण को वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं, एवं रक्त बिंबाणु को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और डॉक्टर द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़। याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, परंतु बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान सब ये मध्य प्रदेश में है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब किया था? तो 1498 ईस्वी को। अर्थात वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट अर्थात कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डिगामा को जो मार्ग बताया था वो था अब्दुल मजीद। और याद रखिएगा वास्को डिगामा भारत कुल 3 बार आए थे। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? याद रखिएगा सरकारी व्यय में वृद्धि करके दूर किया जा सकता है। छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? तो छिपकली जो है वो सरीसृप है। अगर हम सरीसृप की बात करें अर्थात रेप्टाइल की तो सांप, कछुआ, छिपकली तथा क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ ये सभी सरीसृप रेप्टाइल के उदाहरण हैं। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला कहते हैं और सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। अगर विस्तार से बात करें तो अनुच्छेद 86 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। और इसकी प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो याद रखेंगे यह अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है अर्थात न ही राज्य सूची, न ही संघ सूची, न ही समवर्ती सूची में, अर्थात यह अवशिष्ट विषय का सूची है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, संधि, रेल, डाक, तार, बैंक ये सभी संघ सूची के उदाहरण है। राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, न्यायालय, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई एवं याद रखिएगा पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, जारवन, कारखाने, श्रमिक संघ इत्यादि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमने से मांसपेशियों में थकान होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। इसे अगर हम लोग विस्तार से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह था। इसका उत्तर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन और अंतिम जो शासक थे गुलाम वंश के वो थे केकुबाद एवं शमुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में याद रखिएगा उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ से। अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो आप लोग फिगर में देख रहे हैं। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर पूछा जाए कि भारत के तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? तो लोटरी मानसून से। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। और किससे होती है? तो लोटरी मानसून से होती है। अगर पूछा जाए कि पंजाब में वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो होती है और पश्चिमी विक्षोभ से भी पंजाब में वर्षा होती है। अगला प्रश्न,
फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और कुछ प्रमुख कल्चर की बात करें, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मत्स्य पालन पिसीकल्चर, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विल्टीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलोरिकल्चर, बागवानी हार्टिकल्चर, हवा में पौधे को उगाना एरोपोटिक्स कहलाता है, और जल में पौधे को उगाना अर्थात बिना मिट्टी वाले पौधे को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो याद रखिएगा केरोलस लिनियस ने दिया था। केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक जारी किया था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो केरोलस लिनियस को। आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होती है? तो इसे याद रखिएगा आप लोग, इकाई से अधिक होती है। कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा ये CO2 और जलवाष्प भी पृथ्वी के तापमान को बरकरार रखने में और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या होती है? तो याद रखिएगा, अगर ये पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवन बहती है यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, अर्थात इस ओर बहती है। बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो याद रखिएगा, लखीसराय में बांसकुंड बांध स्थित है। किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो कितनी हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो वेग को दोगुना करेंगे तो गति जो कितनी हो जाएगी? चौगुनी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो यह चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। अगर हम लोग गांधी सागर बांध की बात करें तो यह चंबल परियोजना पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर राजस्थान में है, और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में ही है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखिएगा, मोस्ट VVI है। नील हरी शैवाल क्या है? तो एक प्रकार की यह शोपोषी, जिसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यह स्वयं खाना बनाता है। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। अणु के दो क्रमिक संघट्ट के मध्य उनके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं? अगर ये दो अणु है, इनके मध्य चालित अगर औसत दूरी हो तो इसको हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। तो हम लोग देखेंगे कि इसरो द्वारा कौन से मिशन भविष्य में किए जाएंगे। तो चंद्रयान 3 जो किया जाएगा ये 2021 में किया जाएगा, और चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा, यह पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद गगनयान कब किया जाएगा? 2022 में। भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान के द्वारा। शुक्रयान कब किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2023 में। शुक्र की वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए यह किया जाएगा। मंगलयान 2 कब किया जाएगा? तो यह 2024 में किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। आदित्य L1 ये कब किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन होगा। याद रखिएगा, आदित्य के संबंधित है सूर्य मिशन से। रिसेट A1 आपका ये 2021 में होगा, एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। और निसार की बात करें तो यह 2022 में होगा, यह पहला ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका चंद्रयान 3 है, आपका फिर आदित्य है, और फिर ये गगनयान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में आए प्रमुख या चर्चित तूफान या चक्रवात और इसका नामकरण। अगर हम यास की बात करें तो यह मई 2021 में आया था, और पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारतीय राज्य में आया था, और इसका नामकरण किया था ओमान ने।
तोकते की बात की जाए तो इसका नामकरण किया था म्यांमार ने और यह आया था पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर। और अगर बुरेवी की बात करें तो इसका नामकरण मालदीव ने किया था, यह तमिलनाडु और केरल में आया था। और निवार की बात करें तो यह तमिलनाडु और पुदुचेरी में आया था और इसका नामकरण किया था ईरान ने। सबसे इम्पोर्टेंट की बात निसर्ग आया था आपको मुंबई क्षेत्र में, इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। और अगर अम्फान की बात करें तो यह आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, यह इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।